Friends, today we will discuss economic chapter, economic concepts and planning students. Students, this is a very common term of economics that is national income. So we will know here general introduction about national income. We use the term income many times in everyday life. हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारा इनकम है उसको बहुत यूज़ करते हैं और सुनते समझते हैं इनकम। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, सब लोगों को उससे इनकम होती है स्टूडेंट। सो इनकम इज़ द वेरी कॉमन term, very common word for us. Income is the measurement of welfare of a person or a family. किसी भी फैमिली के लिए जो मेजरमेंट है आपका इनकम का, वही समझा जाता है कि यही वेलफेयर है। यानी जितनी अच्छी इनकम होगी उतना ही अच्छा समझा जाएगा कि फैमिली अच्छी तरीके से रह रही है और उसे सुख सुविधाएं हैं। वी नो दैट इनकम इज़ नॉट द ओनली डिटर्मिनर ऑफ वेलफेयर बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट factors among many other. Students, we should understand that this is the very important thing about income, that only income is not only determiner. केवल इनकम ही वो डिटर्मिनर नहीं है, वो माध्यम नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि सबसे ज़्यादा वेलफेयर उन लोगों का होगा, सबसे ज़्यादा सुखी वो लोग होंगे कि जिनकी इनकम ज़्यादा होगी। इसी के साथ साथ दूसरे भी फैक्टर इसमें अपना रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। द इनकम ऑफ ए पर्सन और ए फैमिली शोज द फिजिकल लाइफ, सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। इसी के साथ साथ अच्छी इनकम के साथ साथ जो फैमिली की फिजिकल लाइफ है, यानी अगर उस लाइफ में सुख सुविधाएं हैं, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सुरक्षा की भावना है, तब माना जाएगा कि हाँ जो हमारी इनकम है वो वास्तव में ही सुख दे रही है। इसके अलावा सोशल स्टेटस, उनका जो सोशल स्टेटस, सामाजिक ऐसा स्टेटस जिसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जो लोग हैं वो सम्मान से जी सकें, ये भी ज़रूरी है इनकम के साथ साथ। एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू ए लार्ज एक्सटेंट, और साथ ही साथ जो पैसा उनको मिल रहा है उससे उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि इनकम के साथ साथ ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये भी प्रभावी हैं, ये अपना असर डालते हैं स्टूडेंट। जस्ट लाइक ए पर्सन और फैमिली, द इनकम ऑफ ए नेशन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। एक पर्सन की फैमिली की इनकम के साथ साथ जो नेशन है, हमारा पूरा राष्ट्र है, उसकी भी हम इनकम को डिटरमाइन करते हैं, उसको भी हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से एक पर्सन की इनकम है, उसी तरीके से एक पूरे नेशन की इनकम भी होती है। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज इम्पोर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। ये कारण हैं, इन वजह से, इन तरीक़ों से हम देखते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी में किसी भी देश की, उसमें इम्पोर्टेंट जो उसकी है वो इसलिए इम्पोर्टेंस है। ए, नेशनल इनकम इज़ द इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। इसका मीनिंग है कि जो नेशनल इनकम है अगर वो ज़्यादा है तो समझा जाएगा कि वो देश अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी है स्टूडेंट। बी, वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। जब कभी हमें दो जो हमारे देश हैं उनके आपस में कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन सा डेवलप्ड ज़्यादा है, तो उसमें हम जो आधार लेते हैं वो हमारी नेशनल इनकम ही हुआ करती है। जिन देशों की नेशनल इनकम अच्छी होती है उन्हें समझा जाता है कि वो देश तरक्की कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे हमारा प्राइमरी फैक्टर है, जैसा सेकेंडरी फैक्टर है, जैसा टर्सरी फैक्टर है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में स्टूडेंट। तो इनका जो क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी टोटल इकोनॉमी में, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं अगर हम नेशनल इनकम को मेज़र कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फ्यूचर पॉलिसीज कैन बी फॉर्म्ड फॉर इकोनॉमी। और जब नेशनल इनकम हम एस्टिमेट कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल इनकम वी कैन estimate the future policy and we can form them for the future for the economy students.
And next, national income. Now we would know how to find out the national income. National income is the monetary measurement of economic achievement of a country. What a country achieved, that is can be measured by the monetary, means in the form of money. मनी के आधार पर हम ये मेज़र करते हैं कि किस देश ने कितनी इकोनॉमी में अचीवमेंट किया है. इट इज़ डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी वन फाइनेंशियल ईयर इन ए कंट्री. किसी भी देश में जो फाइनेंशियल होता है, मीन्स 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, उसमें किसी देश ने टोटल कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया है और कितने लोगों ने उसने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन सब का जो कैलकुलेशन है, टोटल है, वो हमारी जो ग्रॉस टोटल कहलाती है किसी देश की नेशनल इनकम. रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ये हमको ध्यान देना है कि हम अलग अलग चीज़ों के बीच में कोई मूल्य नहीं लेते हैं, बल्कि जो प्राइसेस हैं वो लास्ट होते हैं. जैसे बिस्किट के पैकेट का जो प्राइस लास्ट प्राइस है, जो ब्रेड का है लास्ट, जो हम कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, जो बेचा जाता है, तो उस प्राइस को लिया जाता है. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की प्रोसेस में हम अलग अलग इन चीज़ों को नहीं करके रखते हैं, बल्कि जब वो प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो उसकी कॉस्ट को इसमें शामिल किया जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट द इनकम ऑफ सिटीजन्स. यहाँ इस तरीके से जितनी भी इनकम टोटल होती है, इसे हम सिटीजन्स की इनकम ना मानकर पूरे कंट्री की इनकम को माना करते हैं. तो ये हमारी है नेशनल इनकम स्टूडेंट. अब हम जानेंगे पर कैपिटल या पर कैपिटा इनकम स्टूडेंट. नेशनल इनकम इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग. हमने ये देख लिया, जान लिया कि नेशनल इनकम ज़्यादा होने से हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल वेलबींग वहाँ पर होगा, लोग सुखी होंगे और वो देश वास्तव में तरक्की कर रहा होगा. इट डज नॉट एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इसका पॉपुलेशन चेंज पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव इसका नहीं है. पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन टू नेशनल इनकम इज मोर एप्रोप्रिएट टू मेजर इकोनॉमिक वेल बीइंग and economic development when the impact of change in population is taken for calculation. पर कैपिटा इनकम यहीं हम इसको समझ लेंगे और आगे समझेंगे कि कैलकुलेट इसे कैसे करते हैं. तो पर कैपिटा इनकम जो हमारे टोटल कॉस्ट है आपकी गुड्स की जो प्रोड्यूस हुए हैं और प्लस सर्विसेज की जो टोटल हमारी कॉस्ट है, इसको वहाँ रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनके नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम पर कैपिटा इनकम कहा करते हैं. इसका जो कंपैरिजन है वो नेशनल इनकम का मोर एप्रोप्रिएट टू मेजर इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इज टेकन फॉर कैलकुलेशन. तो इसमें जो चेंज है हमारे पॉपुलेशन में, उनको कैलकुलेशन के साथ हम शामिल करते हैं स्टूडेंट. To calculate per capita income, national income of the country is divided by the population of that country. ये हम जान चुके हैं कि अगर हमें पर कैपिटा इनकम को पता लगाना है तो we should divide the gross GDP, gross domestic product, we divide it from the number of the total population students when we get per capita income or per capital income students. Next, the term is clear here, gross domestic product. Generally, the gross domestic product is used to measure the performance of an economy. If we want to calculate or to measure the performance of an economy, so we calculate the GDP. GDP means total cost of goods and along with its services, total. The sum of the monetary values of all the final goods and services produced in the domestic borders of the country. And this is for the country under the borders, means under the देश की सीमाओं के अंदर जो भी डोमेस्टिक हमारे प्रोडक्शन होता है और सर्विसेज होती है, उन सब का टोटल जो होता है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीडीपी. ये एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट
अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक स्टूडेंट्स। नाउ sectors of economy. Sectors of economy, we find people involved in different economic activities. Generally we find that the people are indulged, they are engaged in different type of activities to earn money, students. Some activities produce goods and other provide services. In them some people are attached with the production of goods and other people provide their services. These activities go on around us at the time, and these activities at a particular time both are going on. How can we understand them? We can understand them. One way to understand them is to classify them in different categories on the basis of some important criteria. There are some different important criteria. On them we can measure it. These categories are also known as various sectors of economy, and these categories are various sectors of economy. Sectors means primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now we will know all these in some detail, students. Primary sector, to understand the primary sector, we find out the person who are doing the activities at initial level, as the activities of farmers, as activities of miners, as activities of fish catchers. तो ये जो लोग हैं जो इनिशियल लेवल पर अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि फार्मर्स टू ग्रो ग्रेन्स, वो अन्न उगाता है, और जो माइनर है जो आपका माइन में काम करने वाला व्यक्ति है जो मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, दूसरा जो फिशरमैन है वो मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये सारे जो हमारे जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले इनिशियल लेवल पर यही एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर द सेकेंडरी सेक्टर वर्क्स एज व्हेन फार्मर ग्रोज ग्रेन, जब किसान अपना अनाज को उगा लेता है, या जो फिशरमैन हैं दे कैच फिशेस, and the miner when they dug out the minerals. So these all things are sent to the secondary sector, means मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये तमाम जो हमारी इनिशियल लेवल पर जितनी भी चीज़ें पैदा हुई हैं, जितनी भी चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, इनको जब नेक्स्ट सेक्टर में भेजा जाता है जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ इनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके और तब इनकी फॉर्म को चेंज करके और नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स का जो है क्रिएशन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो ये सेक्टर है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसके बाद जो हमारा सेक्टर शुरू होता है दैट इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में वी इंक्लूड ऑल सर्विसेज along with the manufacturing, the workers who do their work on the machines. There are some other people who are attached with the transport facilities, they are attached with the computer sector and many other who provide only their services. And apart these, there are some doctors, lawyers, teachers, all are included in the tertiary sector. So these are the sectors of our economy. तो इन सभी का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो मेजरमेंट है, उस सब को करने के बाद हम अपनी इकोनॉमी का पता लगाते हैं। और जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि जिनकी भी ये ग्रॉस जीडीपी ज़्यादा होती है वो जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे डेवलप्ड समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने समझा कि केवल अच्छी इनकम होने का ही एक मापदंड नहीं है कि वो लोग सुखी भी होंगे, क्योंकि अच्छी इनकम प्राप्त करने के बाद भी लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है, लोगों को टैक्स देना पड़ता है, अगर लोगों को एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, अपनी हाइजीन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हम नहीं कह सकते कि किसी देश में मिलने वाली जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा होने पर भी वो लोग सुखी होंगे। इसके विपरीत अगर
इनकम थोड़ी कम है, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड कराई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि हमारी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, उस पर गवर्नमेंट खर्च करती है, अच्छा एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड कराती है, और इसी के साथ साथ हमारे जो हेल्थ पर, हमारी एजुकेशन पर गवर्नमेंट खर्च करती है। तो कम इनकम में भी ये माना जाएगा कि जो वेलफेयर है वो जो है लोगों का ज़्यादा है। और इनकम के साथ साथ स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक शांति, अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, और जॉब की सेटिस्फैक्शन, जॉब की सिक्योरिटी, और जॉब के करने की जगह पर अगर वहाँ पर अच्छी हारमनी है, तो ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं। अपनी फैमिली के पास में व्यक्ति जैसे ज़्यादा रहना चाहते हैं पर्सन, तो अगर वो रह रहे हैं तो कम इनकम में भी वो सुखी होंगे। ये सारी जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी इनकम के साथ साथ काउंट होते हैं। तो अगर ये भी हैं तब हम मानेंगे कि वेलफेयर जो है वो पर्सन का अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह समझा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम चैप्टर को समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स।